हेलो दोस्तों, आज हम इसमें पढ़ाने जा रहे हैं यूपी टेट सी टेट साइंस एनसीईआरटी क्लास 6। जो हमारा यूपी टेट सी टेट होता है उसमें साइंस पूछी जाती है जूनियर लेवल में, वह हमारी एनसीईआरटी से ही पूछी जाती है। जो एनसीईआरटी बुक हमारी 6 क्लास और 7th क्लास और 8th क्लास की होती है उसी से पूछा जाता है। तो हम इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 की कराने वाली हूँ। तो इसमें हमने 5 चैप्टर लिए हैं और 6 क्लास की हम कंप्लीट कराने के बाद फिर हम 7 क्लास की कंप्लीट कराऊंगी, फिर 8th क्लास की। तो हम एनसीईआरटी 6 क्लास 7th और 8th क्लास की कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो इसमें हमारी एनसीईआरटी 6 क्लास की है, तो इसमें हमने 5 चैप्टर लिए हुए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? फर्स्ट चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। जो भोजन है हमारा कहाँ से आता है, तो इसमें देखते हैं संगठक। भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जो हमें भोजन बनाना होता है उसमें हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसे संगठक कहते हैं। जैसे कच्ची सब्जियां होती हैं, नमक, मसाला, तेल आदि। जब हम भोजन बनाते हैं उसमें हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सब्जी हुई, नमक हुआ, तेल हुआ, मसाला आदि आदि चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या हैं? जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। जिन जिन खाद्य पदार्थों के स्रोत क्या होते हैं? जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। इनमें हम देखते हैं पौधों से हमें कैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो दाल, धान, सब्जी तथा फल आदि जो होते हैं ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जो दाल होती है वो भी पौधों से प्राप्त होती है, धान होता है वो भी पौधों से ही प्राप्त होता है, और सब्जी भी और फल भी हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। और हमें जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ क्या हैं? दूध हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, घी हुआ, दही हुआ तथा पनीर आदि। जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं खाद्य पदार्थ वे दूध हुआ, अंडा, मांस, घी, दही तथा पनीर आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। भोजन के रूप में पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत। जो पौधे होते हैं वे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं, खाने योग्य होते हैं। उनका खाने योग्य क्या क्या होता है? तना होता है, जड़ होता है, फल, पत्ता, फूल आदि। जो पौधे होते हैं उनका हम क्या क्या खाते हैं? तना भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं, फूल आदि। उनके तना, जड़, फूल, पत्ता आदि सब खाते हैं। तो देखते हैं कि किसका तना खाते हैं, किसका फूल खाते हैं और किसका पत्ता खाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं किसका क्या खाते हैं। तो आलू का तना खाया जाता है। जो आलू होता है उसका हम तना खाते हैं। मूली की जड़ खाई जाती है, मूली होती है उसकी हम जड़ खाते हैं। लौकी का फल खाया जाता है, लौकी होती है उसका फल खाया जाता है, और पालक का पत्ता खाया जाता है। सीताफल का फूल पकोड़े बना के खाए जाते हैं। अंकुरण क्या होता है? बीजों से शिशु पौधों का उगना अंकुरण कहलाता है। अंकुरित क्या होता है? अंकुरित देखते हैं क्या है? बीजों से अंकुरित अंकुरन बीजों से एक सफेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती। जो अंकुरित क्या होते हैं? जो हम जैसे अपने चने को भिगोते हैं तो उन्हें कुछ दिनों 1-2 दिन तक हम अगर भीगते हुए रहने देते हैं तो उनमें सफेद जैसी एक सफेद रंग धागे जैसी संरचना निकलने लगती है, तो उसी को हम अंकुरित कहते हैं। मकरंद क्या है? देखें मकरंद क्या है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद जैसे मीठे रस। जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों से मीठे रस को एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती हैं, जो बाद में शहद बन जाती हैं। बाद में जो फूलों से वे मकरंद इकट्ठा करती हैं मतलब मीठा रस, तो बाद में वह हमारा शहद बन जाता है। मधुमक्खी द्वारा भंडारित भोजन का ये शहद कैसे रूप में उपयोग करते हैं? खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं शाकाहारी क्या है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे हिरण हुआ, गाय हुई, बकरी हुई, खरगोश आदि ये हमारे घास खाते हैं, पादप को ही खाते हैं, तो इन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी क्या होते हैं? जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, जो जंतु होते हैं केवल जंतुओं को ही खाते हैं, तो उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ और लोमड़ी आदि। सर्वाहारी क्या कहते हैं? जो सब कुछ खा लेते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। मतलब
अब पादप भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, तो इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। वो सब कुछ खाते हैं। पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं। पादप को भी खाते हैं और दूसरे प्राणी को भी खाते हैं। उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। मनुष्य हुआ, कौवा हुआ, कुत्ता। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधों तथा जंतु हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं? दो हैं, पादप और जंतु। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। देखते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है। अध्याय नंबर 2, भोजन के घटक। इसमें मेरा सेकेंड चैप्टर क्या है? भोजन के घटक। खाद्य पदार्थ। प्रत्येक व्यंजक एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलती है। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, प्रत्येक व्यंजक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलती है। पोषक, वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। जो पोषक हमारे क्या होते हैं? जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें हम पोषक कहते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मठ तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारे शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत क्या हैं? चावल हुआ, चावल में पाया जाता है। गेहूं में, आलू में, शकरकंदी में, मक्का में, पपीता में। प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बैगनी रंग पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। जो हमारा प्रोटीन जिसमें बैगनी रंग होता है, उसमें हमारी प्रोटीन उपस्थित होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, हमारी वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत क्या है? किसमें हमें प्रोटीन मिलती है? देखते हैं। पादप से, चना से, मटर से, राजमा से, मूंग से, सोयाबीन से, जंतु से, मांस से, अंडे से, मछली से, दूध से, पनीर से। इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। वसा क्या है? चलो वसा के बारे में देखते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत क्या है? पादप से, मूंगफली से, तिल, गिरी तेल, जंतु, अंडे, मछली, मांस, दूध, घी और मक्खन आदि वसा के स्रोत हैं। विटामिन देखते हैं। विटामिन क्या है? विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। जो विटामिन हमारी होती हैं, वे कई प्रकार की होती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए हुई, विटामिन बी हुई, विटामिन सी हुई, विटामिन डी हुई, विटामिन ई हुई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। जो हमारी विटामिन बी होती है, उसमें कई विटामिन का मिश्रण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए देखते हैं। हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन ए होता है, वो हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी होता है क्या है? जो हमारे रोग से लड़ने में मदद करता है। जो हमारा विटामिन सी होता है, वह रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी क्या होता है? देखते हैं। विटामिन डी ये हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो विटामिन डी होता है, वह कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी प्राप्त करता है। जो हमारा शरीर होता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त करता है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। खनिज लवण देखते हैं। क्या है खनिज लवण? क्या है? हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जो खनिज लवण होता है, हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण के स्रोत क्या हैं? देखते हैं। हमें किससे प्राप्त होता है खनिज? आयोडीन, अदरक और केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत क्या हैं? दूध है, केला और गेहूँ। लोहे के स्रोत, लोहा किससे हमें मिलता है? पालक से, सेब से, एकरत। रुद्रांश देखते हैं।
रुद्रांश क्या है? हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुद्रांश के नाम से भी जाने जाते हैं। रुद्रांश के मुख्य स्रोत क्या है? साबुन, खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन से उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आहार क्या है? सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार होता है मतलब सामान्य जो भी हम दिन भर में जो भी कुछ खाते हैं उसी को हम आहार बोलते हैं। तो संतुलित आहार क्या हुआ? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। संतुलित आहार क्या होता है? मतलब वो पोषक तत्व हमें खाने चाहिए जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। जैसे दाल हुई, मूंगफली हुई, सोयाबीन, अंकुरित बीज और मूंग व चना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल व सब्जियां आदि। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है। चैप्टर हम 3 देखते हैं। चैप्टर 3 हमारा क्या है? अध्याय 3 तंतु से वस्तु। तंतु से वस्तु हम कैसे? तंतु क्या है? एक प्रकार से रेशे होते हैं जिसमें तागे या धागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो तंतु जैसे प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? जो पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास हुआ, रुई हुई, जूट हुआ, पटसन हुआ आदि। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश से प्राप्त होती। जो हमारी ऊन होती है, ऊन तथा रेशम, जो ऊन और रेशम होती है वह हमें किससे प्राप्त होती है? भेड़ और बकरी, याक और खरगोश से प्राप्त होती है। रेशम तंतु, रेशम कीट कोकून खींचा जाता है। संश्लेषित तंतु क्या है? संश्लेषित तंतु देखते हैं। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु जो संश्लेषित तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिएस्टर हुआ, नायलॉन हुआ और एक्रिलिक हुआ संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण। पादप तंतु क्या है? जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है। रुई क्या है? रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होती है। रुई जो एक प्राकृतिक तंतु है जो हमें पौधों से मिलती है। कपास की फसल देखते हैं कैसी? काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। जो हमारी कपास की खेती है वो काली मृदा में होती है। और जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए। कपास पादप के फल कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों में कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपास ओटना क्या है? कपास ओटना देखते हैं। कपास ओटना क्या है? कपास से बीजों को कातन द्वारा पृथक किया जाता है। इसे प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। पहले हमारे कपास को हाथों से ओटा जाता था, अब मशीनों का हम उपयोग करने लगे। घटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाए। जो हमारा घटसन तंतु होता है उसे पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। जो फसल कटाई के पश्चात जो हमारे कपास होता है उसे कुछ दिन तक जल में डुबा कर रखा जाता है। प्रथम पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा प्राप्त कर दिया जाता है। कताई क्या होती है? पृथक है। पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। और कताई क्या है? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, जिसे रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। डकली क्या है? कटाई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे डकली कहते हैं। चरखा क्या है? हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा कहलाती है। धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियां बुनाई तथा बंधाई कहते हैं। बुनाई क्या है?
तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। जो हमारे धागे होते हैं उन्हें व्यवस्थित रूप में बनाने की प्रक्रिया को हम बुनाई कहते हैं। देखते हैं इनके पॉइंट। वस्तुओं की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। बुनाई तथा बंगाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ये वस्तुओं का उपयोग पहनने की विविध विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है। हम देखते हैं चैप्टर 4 हमारा क्या है। अध्याय 4 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों को हम पृथक्करण का मतलब होता है पदार्थों को अलग अलग करना। मिश्रण क्या, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक उनके मिलने से बनता है मिश्रण कहलाता है। हवा एक मिश्रण है। इसमें कई गैसें मिले हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। जो हमारी हवा होती है वो मिश्रण होता है। इसमें कई गैसें मिली हुई होती हैं। ऑक्सीजन मिली होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आदि। पृथक्करण की विधियाँ किसी मिश्रण से हानिकारक तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का हाथ से चुनकर अलग करना या हस्तचयन पृथक्करण कहलाता है। जैसे गेहूं, चावल तथा दाल से पत्थर तथा भूसे को पृथक करना। थ्रेसिंग क्या होती है, सूखे पौधों को, डांडियों, अनाजों को पृथक करना थ्रेसिंग कहलाती। जो सूखे पौधे होते हैं उनसे दाने और डांडियों को अलग करना, तो उन्हें हम थ्रेसिंग कहते हैं। निस्बान क्या है, पवन अथवा वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पादन कहलाती है। जैसे किसान भूसे से अनाज को इसी विधि द्वारा अलग करते हैं, सहलाना जिसे कहते हैं। चालन क्या है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धि को पृथक, जो चालन होता है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक करना चालन कहते हैं। जैसे रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करना। अपसादन क्या है, किसी तरल मिश्रण से भारी ठोस पदार्थों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को अपसादन कहते हैं। जैसे जल की तली में भारी कण नीचे बैठ जाते। जब जल होता है उसमें हम रेत का और पानी का मिश्रण करते हैं तो इसमें जल ऊपर आ जाता है और जो बालू होती है वो तली में नीचे बैठ जाती हो, तो बालू को ही निकालना अपसादन कहते हैं। निस्तारण क्या है, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। निस्तारण विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है। जैसे जल में महीन कण को अलग करना। निस्दान क्या होता है, मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि को निस्दान कहते हैं। रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। बाष्पन क्या होता है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। बाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। नमक देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर बाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं, जिसमें लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। संतृप्त विलयन क्या है, जिस विलयन में कोई पदार्थ अधिक ना घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जो पदार्थ होता है जिसमें अधिक पदार्थ ना घुल सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय क्या है, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोले जा सकते हैं, तो उसे विलय कहते हैं। अब इसमें हमारा 4th चैप्टर समाप्त होता है। इसमें हम 5th चैप्टर देखते हैं। हमारा क्या है 5th चैप्टर देखें, लास्ट चैप्टर है। अध्याय नंबर 5 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसमें देखते हैं हमारे चारों ओर का परिवर्तन क्या है। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसल समय अनुसार बदलती रहती है। पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। तो परिवर्तन पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, उसे परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमित परिवर्तन क्या है, जिसे हम दोबारा पुनः उसी परिस्थिति में लाया जाता है, उसे अनुक्रमित कहते हैं। जैसे देखते हैं ऐसे
परिवर्तन उनको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे आटे की लोई को बेलकर रोटी बनाती है, इससे पुनः लोई लोई परिवर्तन किया जा सकता है। अनुक्रमित परिवर्तन क्या है? अनुक्रमित परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जैसे जबकि पकी हुई रोटी है पुनः लोई नहीं प्राप्त की जा सकती है। प्रसार क्या है? जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पीता है तो उसे प्रसार कहते हैं। संकुचन देखते हैं क्या है? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो ये फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, इसे संकुचन कहते हैं। आवर्ती परिवर्तन, ये परिवर्तन जिनको नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, जैसे सूरज का उगना, डेली सूरज का उगना होता है तो इसे आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। और अनावर्ती परिवर्तन क्या कहते हैं? वह परिवर्तन जिनको नियमित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती है। गलन क्या है? किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। वाष्पन देखें, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तो यहाँ पे हमारे 5 चैप्टर समाप्त होते हैं। कल हम 6 चैप्टर से 10 चैप्टर तक कराने वाली हूँ।